नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं संदीप द वॉइस न्यूज में फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूं। आज हमारे सामने विशेष प्रोग्राम में उपस्थित है नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर, जिसे लोग हमसे भी जानते हैं, उनके नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर संतोष सुमन माझी जी, जो कि बिहार सरकार में एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं और करंटली अभी वो MLC भी हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद संदीप जी। सर, आप बिहार से हैं तो कुछ सवाल जवाब आज हम आपसे करेंगे। आप मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आपके पिताजी CM भी रह चुके हैं, तो आज आप हमारे यहाँ पे आए हैं हमारे स्टूडियो में समय निकाल के, उसके लिए हम आपके विशेष आभारी हैं सर। जी धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल सर से हम ये करते हैं कि सर, ऐसा है कि आपके पिताजी बिहार में CM रह चुके हैं। देखा जाए तो देश में अगर किसी का पिताजी अगर CM बन जाए या PM बन जाए, नॉर्मली सर अगर कोई MLA MP भी बन जाते हैं तो उनके बेटों के रुतबे कुछ अलग होते हैं, लेकिन ऐसे में आप चाहते तो किसी भी फील्ड में जा सकते थे, किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन आपने ये समाज सेवा का कार्य राजनीति के माध्यम से क्यों चुना? देखिए संदीप जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है और निश्चित तौर पर राजनीति को लोग दो हिसाब से देखते हैं जी। कुछ लोगों का परसेप्शन है कि राजनीति करने वाले लोग बुरे होते हैं। राजनीति तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है और इससे देश की हमारी अर्थव्यवस्था हो, चाहे विकास की गति हो, बढ़ती है। तो हम आज के युवा जो वर्ग है खास करके, इसमें मिसकंसेप्शन डाल दिया जाता है। हम लोग जब से बड़े हुए हैं, खास करके जब हम पढ़ाई भी कर रहे थे, तो मेरे पिताजी मंत्री हुआ करते थे बिहार प्रदेश के और उनका 40 साल का कैरियर है और फिर मुख्यमंत्री भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। लेकिन मेरा मानना है उनसे इंडिपेंडेंट व्यू रहा है। वो जिस पार्टी में रहे हैं, पार्टी हमने ज्वाइन की तो कोई दूसरी पार्टी में ज्वाइन की, उनसे अलग हमने काम किया और कभी उनका सहारा मैंने अपने जीवन में नहीं लिया। कॉलेज के समय में भी जब हम पढ़ते थे तो लोग मुझे कॉलेज में भी लोग मंत्री के नाम से जानते थे और हम ABVP में सक्रिय रहे कॉलेज राजनीति में। और एक तरह का अपना जुनून होता है, जो मेरा पैशन जिसको कहिए कि राजनीति था। ये नहीं था कि मेरे पिताजी के कारण भी हो सकता है, क्योंकि मेरे रोल मॉडल है, हम देखे हैं उनको, लेकिन उनके विचारों से और उनके आसपास मैंने कभी राजनीति नहीं की। हमने अलग राजनीति की और राजनीति करने के पीछे एक और, जब हम धीरे धीरे जब बड़े हुए पढ़ने के बाद, एक सोच डेवलप हुआ और हम बिहार के जिस समाज से, जिस तबके को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, चाहे जिस समाज आसपास जो देखें और जिस समाज से हम लोग आते हैं, वहाँ हमने देखा कि राजनीतिक भागीदारी बहुत ही नगण्य है, ना के बराबर है। और वहाँ पर लोग, जिस बिहार में, जिस समाज में लोग राजनीतिक रूप से सबल हैं और सक्षम हैं, उस समाज को हमने बहुत आगे बढ़ते देखा है। और उस समाज को भी हमने 15 साल पहले देखा कि कितने पिछड़ापन था, और जब उनके किसी समाज से उनके एक लीडर डेवलप हुए तो समाज का बहुत डेवलपमेंट हुआ। ये नहीं है कि वो समाज को एक रोल मॉडल मिला, उससे देख करके लोग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए। ये हर जगह होता है, आपके यहाँ भी है। और आपके यहाँ कोई, मान जिस फील्ड में आप हैं, वहाँ आप किसी को देख करके ही आपने रास्ता चुना होगा। तो उसी तरह से हमने भी सोचा कि अगर समाज को, अपने समाज को आगे बढ़ाना है जो बहुत ही पिछड़ा है, और राजनीतिक तौर पर तो खास करके बहुत पिछड़ा, राजनीति की एक ऐसी धुरी है जिसके सारे हम विकास पा सकते हैं। तो मुझे लगा कि यही अच्छा फील्ड है मेरे लिए, और हम लोग को आगे बढ़ने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको राजनीति में आना चाहिए। और हमने स्वेच्छा से इसको चुना। हमारे पिताजी की तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं था और कभी उन्होंने कोशिश भी नहीं किया कि हम राजनीति में आए, क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोग कभी आसपास भी नहीं पटकने देते थे। उनको पता भी नहीं रहा कि अब हम BJP ज्वाइन कर लिए और बाद में बोले क्यों ऐसा किया। तो मेरा खुद का पर्सनल भी था, और कारण सिर्फ यही था कि जो पिछड़ापन है, उस पिछड़ेपन को कैसे हम उभारेंगे, और यही एक माध्यम है। इस माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं और प्रेरित कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। इसलिए राजनीति हमने चुनी। बहुत अच्छा चयन किया। आशा करते हैं कि आपके अनुभव का, आपके पिताजी के अनुभव का प्रदेश और देश की जनता को इसका लाभ मिलेगा, और साथ ही जो युवा हैं जो आज आपको सुन रहे हैं वो भी आपसे जरूर प्रेरणा लेंगे। सर, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और दूसरा सर ये जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो के साथ आप मंत्री थे। अभी वर्तमान में कुछ समय पहले ही, महीना भर भी शायद ही हुआ होगा, और आपने उससे पद से रिजाइन कर दिया है। तो सर, अभी आने वाले समय में बिहार को क्या कुछ नया देखने मिलेगा, और ये जो आपने बोल्ड स्टेप उठाया है तो उससे बिहार की जनता को क्या लाभ होगा? देखिए, राजनीति जब हम करते हैं
तो एक उसूल को लेकर चलते हैं, एक विचारधारा को लेकर चलते हैं, और हर व्यक्ति का अपना अपनी विचारधारा होती है और अपने हिसाब से काम करता है। जहाँ तक मेरा मानना है, हमने आपको पहले भी बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए थे और 12 साल उस पार्टी में रहे, काम भी किया हमने। उसके बाद जब एक पार्टी बनी, हमारे पिताजी ने पार्टी बनाया, तो हमें लगा कि हम अपने पिताजी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी भी गरीबों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है। तो हमने वहाँ पर शुरू किया, और फिर कालांतर में ऐसी बातें आई कि माननीय नीतीश कुमार जी के साथ भी हम लोग जुड़े, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारे पिताजी का उदय जो मुख्यमंत्री बने थे माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी से ही बने थे, और हम लोग वो भी एनडीए के साथ थे। जब वो एनडीए से अलग हुए, जब महागठबंधन में वो गए, तो हम उनके साथ गए, लेकिन उस समय भी हमारा एक था कि हम लोग का कि आप सही जगह नहीं जा रहे हैं, अभी भी विचार कीजिए, अब हम लोग को एनडीए के साथ, माननीय भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रह करके रहना चाहिए। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी उस समय बोले कि देखिए, हम उसूलों की राजनीति करते हैं, और हम करप्शन और चाहे जो भी चीज़ों पर उनका जो यूएसपी रहा है उस पर कभी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और आप हम लोग साथ रहिए, और हमारे रहते हुए कम से कम वो गलत काम नहीं होगा जिसके बारे में राष्ट्रीय जनता दल के बारे में लोग जानते थे। और बिहार जो स्वप्न जो है, उस तरह के जंगल राज जिसको कहते हैं, वो उन चीज़ों से उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो हम लोग को लगा कि नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, जिनको हम लोग मानते हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व है का परिचय है नीतीश कुमार का नाम में, एक अच्छे व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व के जो कि बिहार को जंगल राज से उबारा है, तो हम लोग इनका साथ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ होने लगेगी। डे टू डे जो गवर्नमेंट का वर्क होता है उसमें हमने देखा कि परेशानी हो रही है, और नीतीश कुमार जी कहीं पर कमज़ोर नज़र आ रहे, तो हम लोग समझाने की कोशिश किए। तो माननीय नीतीश कुमार जी का था कि भाई, आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे पार्टी को मर्ज कर जाइए, हम लोग के साथ एक हो जाइए। पहले भी एक थे, एक हो जाइए। हम कहें कि हम लोग तो गरीब की आवाज़ बनने के लिए पार्टी बनाए हैं, और ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। हम आपको समझा रहे हैं और आपकी मर्जी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग आपके साथ नहीं रहे, हम लोग अपने विचारधारा के साथ समझौता नहीं करेंगे, और स्वेच्छा से हमने वहाँ से रिजाइन किया, इस्तीफा दिया। उनके तरफ से बहुत सारी बातें थी। हम कहें कि जब हम जिस मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े हैं, पार्टी बनाए हैं और समाज के उस तबके के लिए बनाए हैं जो तबका अभी भी बहुत ही पिछड़ा है, अभी भी अपनी बातों को रख नहीं पाता, अभी कमज़ोर है। अगर आज हम इस मुहिम को बंद कर देंगे तो समाज फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, राजनीतिक रूप से उसकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी। स्वेच्छा से हमने वहाँ से अलग होने का काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से हमें फ़ोन आया, हम लोग गए, माननीय गृह मंत्री जी से बात हुई, उनसे घंटों बात करने के बाद उनसे सारी विस्तार पूर्वक बातें हुई, और बात हुई कि आप जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं वो कभी दबेगी नहीं, आपका हम सहयोग करेंगे, और हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं। तो हमें लगा कि जब हमारा मन मिल रहा है, सब चीज़ हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं, तो हमको देर नहीं करना चाहिए। और उसी दिन उन्हीं के पास वो बोले भी कि नहीं, आप बाद में भी हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे एक फॉर्मल जगह पर। हम कि नहीं, आप करें ना करें, हम अपने तरफ से बोलते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं। उसी दिन हम बाहर निकल के हम लोग बोल दिए हम एनडीए के साथ हैं। और उसके बाद तो फिर मीटिंग भी हुई, आप देखे होंगे 40 पार्टियों की मीटिंग हुई, उसमें हम लोग भी, हमारे नेता भी गए, हम भी गए थे, और हम लोग विधिवत रूप से यहाँ पर हैं। सर, जैसा कि आपने अभी कहा, वो बहुत ही अच्छी बात है कि कभी इंसान को अपने असूलों से समझौता नहीं करना चाहिए। एक समाज के लिए और आज के युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा और उत्तम उदाहरण आपने पेश किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। सर, ऐसा है कि आपकी पार्टी ने अभी जो एनडीए के साथ गठबंधन किया, जुड़ी, उसके बारे में कुछ ऐसी बात कि भाई आपने ये कदम जो उठाया है, उसके पीछे की कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर प्रकाश डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सर। जी, निश्चित तौर पर हमने बताया कि जब हम वहाँ पर थे माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, जो महागठबंधन में आए, जो वहाँ पर होता क्या है कि जिस समाज का रिप्रेजेंट राष्ट्रीय जनता दल करते हैं, चाहे उनका जो सपोर्टर्स है, किसी एक समाज को, एक कास्ट को हम नहीं बोलते, जो उनका सपोर्टर है वो थोड़ा एग्रेसिव हैं, और समाज के उन तबकों को परेशान करते हैं। उनसे परेशान होकर के उन लोग जंगल राज जिसको कहा जाता है, उनके खिलाफ नीतीश जी को लाया था। लेकिन उसकी पुनरावृत्ति नीतीश जी करना शुरू कर दिया, और खास करके समाज के उस तबका जो कमजोर वर्ग है उसको परेशानी हो रही थी। और वो कहीं ना कहीं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी पार्टी जिनको रिप्रेजेंट करती है, तो निश्चित तौर पर जो हमारे सपोर्टर है उनके द्वारा, अगर उनके सपोर्टर के द्वारा सताए जाएंगे तो हमारे वो सपोर्टर कराहेंगे, तो हमको वहाँ रहने का क्या उचित है। हम जिनके लिए राजनीति करते हैं, जिनको आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रण लिया है, जिनके आगे बढ़ाने के लिए हमने पार्टी बनाई है, हम कह रहे हैं हम उनकी आवाज़ हैं, उस आवाज़ को दबाने के लिए वो तैयार हैं,
तो हम लोग तो उस वहाँ पर विरोध करेंगे नहीं। विरोध जब हम किए बहुत सारे मुद्दों को लेकर के, चाहे देखिए बिहार में शराबबंदी है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो गरीबों के साथ वहाँ अन्याय हो रहा है, खास करके होता क्या है कि मान लीजिए कि एक टोला है, एक टोला में एक व्यक्ति कोई उस तरह के काम कर रहा है, वहाँ पर पुलिस सारे गांव में जा करके उनके साथ दमनकारी नीति करती है। घर में सारे लोगों को, जो बेचारे गरीब निरीह हैं, जो जानते भी नहीं है, वो आज तक अपनी शराब का सेवन भी नहीं किया, उनको पकड़ के थाने ले जाया जा रहा है, उनको बंद कर दिया जा रहा है। और जो बड़े लोग उसके पीछे हैं, जो पीछे से बैकअप देते हैं, पैसा दे करके उनको ये काम करने में मजबूर करते हैं, उस सप्लाई चेन को नहीं पकड़ के उन गरीबों के साथ अत्याचार किया जाए, जेल में बंद है। इन मुद्दों को लेकर के हम उनके विरोध किए थे और इसी पर हमारी वार्ता हुई, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। और इसी बात को लेकर के हम उनसे जब हम अलग हुए, तो भारतीय जनता पार्टी से जब हमारे शीर्ष नेताओं से बात हुई, बात होने के बाद इन सारी मुद्दों पर बात होने पर कि नहीं, हम करें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कहें, कॉमन स्कूलिंग एजुकेशन की बात कहें, जहाँ पर समान शिक्षा की बात हमने बोला और उनके अधिकारों की बात की, सब बात करने के बाद सहमति बनने पर हम लोग आए हैं। और हम समझते हैं कि हाँ, आने के बाद निश्चित तौर पर उन चीज़ों को हम आगे ले जाएंगे और तीव्र गति से ले जाएंगे और उन लोगों को हम जागरूक कर पाएंगे जिनके लिए हमने काम किया है। बिहार में जाएंगे और जिसके लिए हम बोल रहे हैं, आज भी राजनीतिक रूप से कुछ ऐसा समाज है, हम हर कोई नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत डेवलप कर गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से हैं, लेकिन आज भी आप किसी विकास की, किसी राज्य की और किसी देश की कल्पना जब तक हम नहीं कर सकते हैं, जब तक समाज का पिछला व्यक्ति भी उस धारा में नहीं चलने लगे। तो अगर कोई छूट जाता है, अगर 4 पहिया है गाड़ी का, एक पहिया खराब होता है तो गाड़ी सही से नहीं चलेगी। तो समाज भी उसी तरह का है। समाज के कुछ ऐसे अभी भी लोग छूटे हुए हैं जिसका हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर हमको परेशानी हो रही थी। यहाँ पर बताया गया कि नहीं, हम लोग सब साथ चलेंगे और हमारे जितने भी समर्थक हैं उन लोग भी कंफर्टेबल हैं यहाँ पर साथ रहने के लिए। और उनकी भी इच्छा थी कि हम वहाँ से अलग होकर के, क्योंकि वो जंगल राज्य के युवराज के साथ जुड़ गए हैं, तो हम लोग इसलिए डिसीजन लिया। और हम समझते हैं कि एनडीए के शासन में जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ाने का, हमारे लिए गौरव की बात है कि इस देश को पूरे दुनिया के मानचित्र पर इस देश को एक सम्मान दिलाने का काम किया है। अर्थव्यवस्था की बात जो आपने देखा कि पार्लियामेंट में भी बोले कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था 28 में जब वो आएंगे तो होगी, अभी हम 5वीं हैं। तो ये गौरव की बात है। हर जगह कृषि के क्षेत्र में हो, हमारे पराक्रम शौर्य की बात हो, सेना की बात हो, जब कहाँ एजुकेशन की बात हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें लगा कि जहाँ विकास इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, कैसे डायनेमिक लीडरशिप और के साथ हम चले, ताकि हम जल्दी से उन मुद्दों को भी आगे ले सकते हैं इनके साथ रह करके, और उनके साथ भी हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, पार्टी भी बढ़ेगी और हमारे समर्थक जो हम जिनके लिए काम करते हैं उनका भी भला होगा। इसलिए हम एनडीए के साथ आए। जी, तो दर्शकों, आपने सुना होगा कि सर ने और उनकी पार्टी ने एनडीए क्यों ज्वाइन किया। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मंत्री पद जैसा महत्वपूर्ण जो पोर्टफोलियो था, पोर्टफोलियो को छोड़ के, मंत्री पद छोड़ के एनडीए के साथ अचानक आना, तो ये बिहार की जनता के लिए लिया गया फैसला था, बिहार की जनता के भविष्य के लिए लिया गया फैसला था। बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब इस उत्तर से मिल गया होगा। सर, आगे हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में बिहार की जनता की सर्वांगी विकास के लिए आप और आपकी पार्टी मिलकर ऐसे क्या प्रयास करेंगे जिनसे उनका सर्वांगी विकास हो? देखिए, आप अगर बिहार के लेके चलते, बिहार में अभी भी एजुकेशन में गैप है कि आप हम कुछ लोग बहुत आगे बढ़े हैं, बिहार का नाम है। आप देखेंगे कि हर प्रदेश में बड़े बड़े पदाधिकारी बिहार के लोग होते हैं, लेकिन वो अलग बात है। आज भी बिहार में वो गैप है, खास करके एजुकेशन में, उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है, वो गैप को कम करना है। आज गरीब बच्चों को जो आज भी पढ़ नहीं पाते हैं, आज भी वंचित हैं, आज भी माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरे जगह जाके कमाने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए माइग्रेट करते हैं। और माइग्रेट करने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि वो वहाँ जाने के बाद पूरे परिवार के साथ चले जाते हैं। वो ड्रॉप आउट्स जिसको आप कहते हैं, जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं तो वहाँ स्कूल से चले जाते हैं, और जहाँ वो जाते हैं वहाँ पर उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, और वहाँ पर भी वोट नहीं दे पाते हैं, वो गैप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो गरीबी थी वो गरीबी कंटिन्यू करती है। एक व्यक्ति अगर उनका बेटा अगर उनके अभिभावक मजदूर हैं तो भी मजदूर के रूप में ही होते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सबसे बड़ी बात है कि इसको कैसे माइग्रेशन को रोका जाए। इसके लिए बहुत है कि रोजगार के उपाय वहाँ ढूंढनी चाहिए। अभी तक ये सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी 17 सालों से बिहार में है, 15 सालों से राष्ट्रीय जनता दल है, जो भी गठबंधन की सरकार थी, अब एक चीज़ नहीं खोज पाई, वो है रोजगार सृजन हम कैसे करेंगे। सिर्फ वो वादे किए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपने बोला है
और बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्लानिंग हमारी पार्टी की है और हम लोग एक डिस्कशन भी किए हैं सभी नेताओं के साथ। निश्चित तौर पर जब हम लोग को मौका मिलेगा तो उन सारे कामों का जो है विस्तार पूर्वक जो हम लोग सोचे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका निष्कर्ष आपको सामने नजर आएगा। और निश्चित तौर पर जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा, बिहार के हित के लिए अच्छा होगा, वहाँ के युवाओं के लिए अच्छा होगा, और वहाँ के रोजगार जनरेशन के लिए, चाहे शिक्षा जो भी है, उनके विकास के लिए बहुत अच्छा है। सर, अगर एक मुद्दा ऐसा है जो सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक चर्चा का विषय है, वो एक विषय है एजुकेशन का, और उसके साथ साथ जो जुड़ा हुआ विषय है वो है रोजगार का। तो आपकी पार्टी जब सत्ता में आएगी बिहार में, तो रोजगार और एजुकेशन के लिए क्या ऐसी नई पॉलिसियां लाएंगे और क्या कुछ कदम उठाएंगे उसकी बेहतरी के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर एजुकेशन हर चीज़ की एक समझिए कि आत्मा है। व्यक्ति के विचारों के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए और व्यक्ति को एक मानव बनाने के लिए एजुकेशन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और एक गैप है, कोई भी सोसाइटी में गैप होता है, जो अमीर है, गरीब है, चाहे किसी तरह का भेदभाव होता है, वो एजुकेशन से ही रिलेटेड होता है। आप किसी भी डेवलप कंट्री में जाएंगे, किसी भी सभ्य समाज में जाएंगे जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह का भेदभाव नहीं। तो अगर किसी राज्य में इस तरह की बात है तो निश्चित तौर पर वहाँ का गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं है। बिहार में भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि एजुकेशन नहीं है। बहुत सारे लोग आज के समय में जागरूक हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं और बहुत आगे बढ़े हैं और देश में नाम भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक तबका है जहाँ पर वो पीछे है, और पीछे है तो बहुत पीछे है। उन तबकों को क्या करना है, इसके लिए एक बात होनी चाहिए। और हम लोग जब इस पर काम करते हैं और खास करके वहाँ जाते हैं तो हम देखे हैं कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग के अंदर वो क्षमता नहीं है, वो भी आगे बढ़ सकते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और मौका जब आएगी, जब हम लोग की सरकार आएगी, तो उन लोगों को खास करके उस गरीब लोगों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। खास करके मान लीजिए स्कूल वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है बिहार में, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बहुत से टीचर हैं, लेकिन एजुकेशन के नाम पर कुछ वहाँ पर नहीं होता। पढ़ाई आप नहीं है, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके शिक्षा कर रहे हैं। लेकिन अभी सरकार कुछ पहल कर रही है बिहार में। हम देखे हैं कि हर जगह स्कूल में सख्ती लगाई जा रही है, टीचर्स को आने की बात किया जा रहा है। तो आप 17 साल और 15 साल 33 साल में आप आज तक सुधार नहीं पाए तो आप क्या करें? तो सबसे बड़ी कमिटमेंट जो होती है एजुकेशन के प्रति कि हमको उन गरीब लोगों को आगे बढ़ाना है, वो कमिटमेंट सरकार में अभी भी लैक करता है। तो जब सरकार एक कमिटमेंट कर ले कि हमको सबको आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, बजट आज बिहार में सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर है, लेकिन एजुकेशन सही मायने में जिनको मिलना चाहिए आज भी उनको क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर विचार करना होगा। इस पर विचार करने के लिए हम लोग को ऐसा माहौल बनाना होगा, खास करके उन बच्चों के बीच में जाके, उनके अभिभावकों के बीच में जाके कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है, आप पढ़ लिख के क्या बनोगे। ये जब माहौल नहीं बनाएंगे तो हम लोग जब आएंगे तो उन लोग की काउंसलिंग करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है, वहाँ जा करके उन बच्चों को लाने की जरूरत है। सारा चीज़ है बिहार में आज भी टोला सेवक बोला जाता है, शिक्षा सेवक बोला जाता है, जो उन बच्चों को टोलों से ला करके के दलित बच्चों को उन स्कूल में नामांकन करेंगे, लेकिन वो नहीं पा रहा। तो इसको सख्ती से लागू करना है और उनको स्कॉलरशिप वगैरह सब दी जाती है, लेकिन वो समय पर नहीं दी जाती, वो स्कॉलरशिप देना है। अच्छे इंस्टीट्यूशन खोलने की बात है, आज भी बिहार में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस कुछ हैं, लेकिन वो वहाँ का जो समय होना चाहिए, उनका जो ईयर है 3 साल में 4 साल में ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 साल में वो नहीं हो रहा, वो सेशन 5 साल और 6 साल चला जाता है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग को ध्यान दे करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है सरकार की जो कमिटमेंट होती है, सोच होती है कि हम किस तरह से सोचते हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। जो सरकार अगर सोच लेगी तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ी। तो हम लोग की जब सरकार आएगी, हम लोग समर्पित सरकार आएगी, तो हम लोग इसी विचारधारा से आगे बढ़ेंगे कि हम उन अंतिम पंक्ति के बच्चों को भी स्कूल में ला करके उनको अच्छी शिक्षा देने का काम करें, क्योंकि मेधा की कमी कहीं नहीं है। उनको अगर हम सही शिक्षा देंगे और समान शिक्षा देंगे, जो समान शिक्षा की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भी बोले थे, ये सब होगा। और गांधी जी भी बोले हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जब तक उसको नहीं आगे कीजिएगा, तो उनको एक माहौल बना के उनको उनके पास जा करके उनको ला करके बच्चों को स्कूल में लाना है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिस दिन हम दे देंगे उस दिन बिहार का कायाकल्प हो जाएगा, सब समान शिक्षा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर रोजगार भी मांगेंगे। जब रोजगार मांगेंगे तो सरकार को रोजगार भी क्रिएट करना पड़ेगा। अगर सरकार रोजगार नहीं करती है तो इसी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। आज आप देखें ना कि
15 साल 17 साल 20 साल से सरकारें होती है, उसका बहुत सारा कारण है। आप गुजरात देखें तो गुजरात में तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बिहार में आज भी उद्योग धंधे की कमी है और सरकार का संकल्प है कि हम उद्योग लगाएंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे। जब एनडीए में थे तो कुछ उद्योग की बात आई थी, लेकिन कुछ शुरुआत भी हुए थे, आज फिर वहीं पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो जो सरकार में कमिटमेंट नहीं है, जनता के प्रति सोच नहीं है, जो दूसरे कारणों से जानी जाती है, ऐसी सरकार कभी नहीं कर सकती है। तो सरकार का विजन होना चाहिए, विजन की कमी हम लोग आएंगे तो हम लोग के पास पूरा रोड मैप है। हमारी सरकार जब एनडीए की सरकार बनेगी तो जिस तरह से और सब क्षेत्रों में विकास हो रहा है, निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में विकास होगा। जहाँ रोजगार का सृजन होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, तो सब लोग आगे बढ़ेंगे और राज्य का विकास होगा, जो दूसरे राज्यों का विकास होगा। दर्शक मित्रों, सुना आपने कि मांझी साहब का क्या विचार है, क्या उनकी सोच है और क्या उनका रोड मैप है आने वाले समय के लिए, एजुकेशन के लिए और रोजगार के लिए। आशा रखता हूँ कि आपको बहुत सारे लोगों को इनकी सरल भाषा में की गई बातें आसानी से समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो रिलेटेड करता है हर घर से, हर फैमिली से। प्रश्न ये है सर कि बिहार की माताओं और बहनों के लिए, सुरक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए, वो समाज में बराबरी का दर्जा पा सके, उसके लिए आपकी सरकार आने वाले समय में या आपकी पार्टी किस तरह के कदम उठाएंगे? जी, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, महिलाओं के बगैर, बेटियों के बगैर कोई भी विकास, कोई भी समाज माने अधूरा है। अगर उनको आगे लेके नहीं चलेंगे, उनको साथ लेके नहीं चलेंगे, तो समाज की परिकल्पना, हम स्वच्छ समाज की परिकल्पना और डेवलप समाज की कल्पना नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर हमारी जब सरकार बिहार में जब हम लोग आएंगे तो जो सरकार की योजनाएं हैं उसको तीव्र गति से लागू करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि ऐसी बात नहीं है कि बिहार में अभी भी पंचायत में 50% रिजर्वेशन दिया हुआ है, जहाँ की पंचायतों में लोग आए, लेकिन उसका देखिए हर चीज़ का एक अपना इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट गड़बड़ है। वहाँ पर होता क्या है कि जब महिलाएं तो नॉमिनेशन करती है, लेकिन वहाँ पर बोला जाता है एसपी बोला जाता है, एमपी बोला जाता है और क्या क्या बोला जाता है। जैसे एसपी का मतलब होता है सरपंच पति, एमपी का मतलब होता है मुखिया पति। तो मीटिंग में हमने देखा है कि जहाँ महिलाओं को बैठना चाहिए वो बैठते हैं, उनके पतिदेव महोदय बैठते हैं, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। तो आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छा किया है, अब प्लानिंग करने उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे कर रहे हैं? अब सरपंच पति और मुखिया पति को बैठाइएगा तो महिलाओं का कहाँ अधिकार है? तो वो अधिकार वास्तविक तौर पर जो हमने किया है, आपने रिजर्वेशन दिया है तो वहाँ पर वो आना चाहिए, उनको बैठना चाहिए। उनको एम्पावरमेंट नहीं करेंगे जब उनके अंदर वो सशक्तिकरण नहीं आएगा, उनके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगा, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं, मान लीजिए आंगनबाड़ी सेविका है, अब ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे शिक्षक भी हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ लोग हैं जो आज तक स्कूल देखे ही नहीं कि इस स्कूल में वो टीचर है, वो केंद्र पर वो जाती हैं। तो सवाल है कि हाँ, बिहार में सब चीज़ हो रहा है, अब हम लोग उस चीज़ को दुरुस्त कर देना है। महिलाओं को सब चीज़ दिया हुआ है, हम लोग जब प्लानिंग किए हैं तो हम लोग सब देने की बात किए हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे, अभी भी उनके अंदर झिझक है। आज भी बहुत सारे ऐसी कुरीतियां हैं समाज में जो है, तो उसको जब हम दूर कर लेंगे और उस चीज़ को सही में जो मुखिया पति नहीं वहाँ रहे, सरपंच पति नहीं रहे, वो खुद जाए, वो अपनी आवाज़ उठाने की बात करें, उनकी राजनीतिक भागीदारी, राजनीति में उनको सिर्फ हम लोग देखते हैं नॉमिनेशन पार्ट होता है, उसके बाद उनका कोई रोल नहीं होता, ये सब खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा जब वो आगे बढ़ करके लीड करेगी, उनके अंदर भी एक जिज्ञासा उत्पन्न होगा, उनके अंदर भी एक आत्मबल आएगा, वो आत्मबल दूसरे को प्रेरणा देगा और प्रेरित होकर सब लोग आगे आएंगे। तो निश्चित तौर पर हर फील्ड में वो आएंगे। हम लोग बिहार भी देखें, जब शाम के 5 बजे के बाद लोग निकलती नहीं थी हमारी बेटियाँ, लेकिन वो बिहार भी आया। माननीय नीतीश कुमार जिसकी अगुवाई की कि साइकिल से हमारी बेटियाँ स्कूल जाने लगी, इतना मनोरम दृश्य और इतना अच्छा लगने लगा। लेकिन वही बात है कि उसको आप किस तरह से लेते हैं, फिर आप वहीं पहुंच गए हैं, तो फिर बेचारे सब डर रहे हैं, हमारे अभिभावक डर रहे हैं कि फिर वही युग नहीं आ जाए। तो फिर सिर्फ एक ही चीज़ हम सब करना है, हम सब अच्छे तरह से बनाए हैं, उनको कैसे रोजगार देना है, कैसे उनको पढ़ाना है, हम उनके लिए सारा चीज़ करते हैं। उन बच्चों को जो इंटर पास करते हैं उन बेटियाँ 25,000 रुपये भी देने की बात है, जो ग्रेजुएशन करते हैं 50,000 रुपये देते हैं, उनके जगह रिजर्वेशन भी बहुत सारी नौकरियों में है। लेकिन वो आत्मसम्मान और जो फीलिंग है कि हम भी कुछ कर सकते हैं,
वो अभी भी कहीं पर बिहार में कम है, उसको बढ़ा देना है और सही तरीके से लागू कर देना। हम समझते हैं बिहार की बेटियां कम नहीं हैं और क्षेत्र में भी आगे काम की हैं। आने वाला समय में अगर इस तरह की सरकार मुहैया कराएगी, निश्चित तौर पर जब हम लोग की सरकार, इंडिया की सरकार 25 में बनेगी, तो हम लोग विश्वास पैदा करेंगे और इस विश्वास के साथ कि हमारी बेटियां आगे बढ़ करके बिहार को लीड करें और बिहार की बेटियां जब लीड करने लगेंगी तो हम लोग इतने सफल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी हमारी माता बहनें पूरे देश में राज के सर बहुत सारे उदाहरण हैं, तो बिहार भी उससे छूटा है। एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रोग्राम की जो स्वामी त्रियोगीनाथ जी हमारे साथ उपस्थित है। अब तक हमने बात की संतोष जी से, उनके बारे में जाना, बिहार के बारे में उनकी राय जानी, साथ ही साथ वो अपने प्रदेश के लिए क्या करने वाले, आने वाले समय में मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, साथ ही वो एनडीए से जुड़े उसके बारे में जाना। अब साथ में हमारे साथ त्रिलोकी स्वामी जी है, तो त्रिलोकीनाथ स्वामी जी प्रणाम सर, स्वागत है सर आपका। और सर ये बताएं कि सर के साथ आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो सर के बारे में कुछ बताएं और सर जो आने वाले समय में बिहार के लिए करने जा रहे हैं उसके लिए आपका क्या आशीर्वाद रहेगा उनको। सबसे पहले तो मैं संतोष सुमन मांझी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा जो यहाँ पे पधारे, एक छोटे से प्रदेश में पधारे, साउथ गुजरात जैसे क्षेत्र में, और यहाँ पे ट्राइबल एरिया में इन्होंने काफ़ी भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद में यहाँ जाना कि यहाँ भी काफ़ी तकलीफ है, अभी भी काफ़ी यहाँ पे लोग हैं जो तकलीफ में हैं। दूसरी बात, आप 2024 में मुझे पूर्ण विश्वास है कि एनडीए समर्थित उम्मीदवार बनाया जाएगा बिहार से, और जब ये जीत के आएंगे तो भगवान की कृपा रहा तो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे और पूरे देश में नेतृत्व करेंगे। केवल बिहार ही नहीं, इनके जैसे डायनेमिक लीडर का पूरे देश की जरूरत है। मैं तो चाहूँगा कि ये देश के लिए कार्य करें, एक प्रदेश तक सीमित ना रहे और राष्ट्रीय राजनीति में आकर के प्रदेश के जो दबड़े, पिछड़े, वंचित लोग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, संप्रदाय, धर्म, जाति के, एक दबे हुए की आवाज़ पर, और पूरे प्रांत में एजुकेशन, शिक्षा विभाग, चिकित्सालय विभाग, गौशाला विभाग, पाठशाला विभाग, सभी विभाग को मजबूत करे और अच्छा जगह पे लेके जाए। धर्म क्षेत्र में भी अच्छा रहे, सनातन धर्मी है, सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सत्य ही सनातन है, सत्य बोलने वाले व्यक्तियों का हमेशा सहयोग करें और दबे कुचले जो व्यक्ति वंचित हैं उनको ये आगे बढ़ाएं और युवाओं को प्रेरणा दें, युवाओं को रोजगार प्राप्त करवाएं। बिहार जैसे प्रांत में अभी इंडस्ट्री नहीं, मैं इनसे विशेष आग्रह करूंगा कि यहाँ वहाँ पे प्रोटेक्शन की व्यवस्था करें, इंडस्ट्री अपने आप वहाँ पर। मेन बिहार में प्रॉब्लम है प्रोटेक्शन का, वहाँ असुरक्षा, इंडस्ट्री अपने आप को असुरक्षित, वहाँ सुरक्षा की भावना, पुनः जंगल राज की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 25 में इनकी समर्थित पार्टी और ये अगर सरकार में बैठते हैं, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सुरक्षा के मुद्दे पे काम करेंगे। तो सुरक्षा अगर वहाँ मिल जाएगा तो रोजगार अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मांझी साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रदेश में अगर मांझी साहब की सरकार आती है, मांझी साहब वहाँ पे नेतृत्व करते हैं, तो बहुत सारे अच्छे कार्यों पे काम होगा। तो आप प्रदेश की जनता को मांझी साहब की ओर से क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे, और बिहार के साथ साथ पूरे प्रदेश, देश को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि जिससे लोग इनसे जुड़े, इनकी पार्टी से जुड़े और इनकी पार्टी के सदस्य बने, और साथ में ऐसा एक कार्यकर्ता बने जो इनकी पार्टी को, जो इनका कर्तव्य है, जो उन्होंने निर्धारित किया है, जो उन्होंने सोचा है, दबे कुचलों की आवाज़ बनना, दबे कुचलों के लिए कुछ करने के लिए, तो उसके लिए वो आगे आए, कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर स्वप्नों को पूर्ण करें। ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि संतोष मांझी जी युवा नेता हैं, अभी इनके पास समय है। इनके बिहार के कार्य को देखते हुए, देखिए अभी आपने देखा कि इनके पोर्टफोलियो में मिनिस्टर थे ये, इन्होंने जब लगा कि जंगल राज ये पुनरावृत्ति हो रही है तो इन्होंने मुख्यमंत्री से सलाह लिया कि सर ये गलत हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बोला नहीं, मुझे अब यहीं रहना है, तो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को प्रत्याग कर दिया और प्रत्याग करने के बाद में गृह मंत्री जी के आह्वान पे गए एनडीए में, पुनः एनडीए में गए और जाने के बाद में वहाँ से आश्वासन लिया कि आप हमारे राज्य को सुरक्षित रखने का भरोसा दें तो हम आपके साथ हैं। गृह मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया कि नहीं, आप बेफिक्र रहें, आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और आपके राज्य को, भले आप हमारी सरकार नहीं है लेकिन केंद्र में हम बैठे हैं, पूरी सुरक्षा आपको दी जाएगी। दबे कुचलों की आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा, उनके आवाज़ को आप रिप्रेजेंट करेंगे
और आप हमारे साथी घटक दल के रूप में बिहार में तो काम करें, पूरे देश में भी आप अपना अलग को जगाएं। तो सर स्वामी जी धन्यवाद आपका, आपने बहुत सुंदर मैसेज दिया उसके लिए। और सर आपसे एक आखिरी मुद्दे पे आपका ओपिनियन लेना चाहेंगे सर कि अभी सर वर्तमान में एक भारत का एक छोटा सा हिस्सा जो एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, जिसे हम गुजरात के नाम से जानते हैं, और गुजरात के भी महत्वपूर्ण हिस्से में वलसाड़ जिला है। तो वलसाड़ जिले में अभी आप विराजमान हैं और फिलहाल आपने अभी प्रदेश का, संघ प्रदेश का भी दौरा किया, दोनों का। तो गुजरात के प्रदेश की जो जनता है, गुजरात प्रदेश की, और साथ ही में जो संघ प्रदेश दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जनता है, उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, प्लीज़ ज़रा बताएं। जी, आज हम लोग दूसरे दिन हैं और जो अनुभव मुझे मिला यहाँ आने के बाद, यहाँ जो शांति है, समृद्धि है और सब लोग एक साथ मिलकर चलने की बात करते हैं, और कोई यहाँ पर हमने भेदभाव नहीं देखा कि कोई जाति धर्म के नाम पर अलग हैं, कहीं पर कोई किन्हीं को ये इस चक्कर में है कि वो ज़्यादा खुश है तो उसको परेशानी हो रही है। तो ये जो माहौल है, और हर जगह के लोग यहाँ पर हैं। गुजरात, चाहे अभी वलसाड़ जिला की बात करें, चाहे हम संघ प्रदेश की बात, दमन की बात करें, सिलवासा की बात करें, तो हमने देखा कि बिहार के लोग, खास करके हम लोग बिहार के हैं तो बिहार की बात करते हैं, बहुत सारी संख्या में लोग हैं। आपके यहाँ भी आए तो बहुत सारे लोग हमसे मिले और वहाँ भी रहने पर हम मिले, और उनके अंदर जो भाव था अपने प्रदेश के लिए और यहाँ पर आके जो संघर्ष किए और संघर्ष कर करके जो उन्होंने मुकाम हासिल किया, तो मुकाम अगर कोई व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति गांव से आकर के यहाँ पर कोई अच्छा मुकाम पहुँचता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ के वातावरण से लेके यहाँ के लोग उसके मदद किए हैं, तभी तो मौका मिला है। तो उन्हें मेहनत करके, संघर्ष करके, तो ये जो वातावरण है सबके लिए समान वातावरण, इस तरह से आप सबके लिए समान तरीके से देखते हैं, सबको मौका मिलता है। ये जो है खूबसूरती, चाहे गुजरात की हो, चाहे संघ प्रदेश की हो, चाहे आपके ज़िले की हो, एक कायम रखना चाहिए। यहाँ के लोगों को इसी तरह से रहना चाहिए और इसी तरह का भाव पूरे देश में हो जाए तो हम समझते हैं कि सारा देश गुजरात हो जाएगा और सब समृद्ध हो जाएंगे। जब सब समृद्ध हो जाएंगे तो हमारा देश, जो सपनों की जो स्वर्ण चिड़िया बोला जाता था, जिस जो सपने में हम लोग जो सुनते हैं, और वो पुनः उसकी पुनरावृत्ति होगी। और माननीय हम लोग के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जिस तरफ से अग्रसर हैं और गुजरात को जितना आगे ले चुके हैं, हम तो चाहते हैं कि हर प्रदेश उस तरह से हो जाए। तो भारत आने वाला समय में, हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात क्यों करते हैं, हम पहली अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो ये भाव हमेशा रहे और सब लोग इसी तरह से रहें, यही मेरी शुभकामना है और यही मेरी लोगों से विनती भी है। और इसके लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे सभी सवालों का बहुत ही सरलता से और बहुत सहज तरीके से जवाब दिया, उसके लिए हम आभारी हैं आपके। फिर से एक बार मैं आपका दोनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे समय निकाल के पधारे और हमारे दर्शकों से आप रूबरू हुए। तो दर्शक मित्रों, ये थे संतोष सुमन माझी जी, जो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। वर्तमान में ये अपने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की, जो सेक्युलर है पार्टी इनकी, जिसे हम के नाम से भी जाना जाता है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज विशेष जो हमारा कार्यक्रम है, उनसे हम रूबरू हुए, उनसे बहुत सारे मुद्दों पे हमने चर्चा की। सभी बातों पे, सभी मुद्दों पे उन्होंने खुल के, बड़ी बेबाकी से और बहुत ही सहजता से और बहुत ही सरलता से अपनी बातें रखी। आशा करते हैं कि दर्शक मित्रों को ये बातें समझ में आई होगी और जो भी इनसे युवा कुछ जानना चाहते रहेंगे कि भाई बिहार में आने वाले समय में माझी साहब और उनकी पार्टी क्या करने वाली है, बिहार वासियों के लिए उनकी तरफ से क्या कदम उठाए जाने वाले हैं, निश्चित रूप से उन सभी सवालों का जवाब उनको मिला होगा। तो ये था आज का विशेष। मुझे दीजिए इजाज़त, आने वाले एपिसोड में हम ऐसे ही किसी महान शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए जय मां भारती। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।